नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बिहार में जारी रहेगा वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार। चुनाव आयोग को पहचान पत्र में आधार कार्ड शामिल करने का दिया सुझाव। वीकली एक्सपायरी पर बाजार में दिखा दबाव। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी गिरे। डिफेंस, बैंकिंग, आईटी स्टॉक्स में रही बिकवाली। रियल्टी मेटल इंडेक्स बढ़त पर बंद। जून में मिले जुले रहे लाइफ इंश्योरेंस के आंकड़े। एचडीएफसी लाइफ का जून में न्यू बिजनेस प्रीमियम 6% घटा तो एलआईसी ने भी किया निराश। न्यू बिजनेस प्रीमियम 3% घटा। आईसीआईसी प्रू के भी नंबर कमजोर। एसबीआई लाइफ और एक्सिस मैक्स लाइफ का अच्छा प्रदर्शन। भूकंप के झटकों से कांपा दिल्ली एनसीआर। सुबह 9:04 पर आए 4.4 तीव्रता के झटके। झज्जर से 10 किलोमीटर उत्तर में था केंद्र। हरियाणा के गुरुग्राम में रात से हुई तेज बारिश से सड़कें बनी समंदर। कई चौराहों पर पानी भरने से मिलेनियम सिटी की रुकी रफ्तार। सड़क धंसने से गड्ढे में समाया ट्रक। साइबर सिटी में जगह जगह लगा जाम। साउथ के कई बड़े सेलिब्रिटीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एक बैटिंग ऐप मामले में ईडी ने दर्ज किया मामला। जांच शुरू। विजय देवरकोंडा, प्रकाश राज, निधि अग्रवाल समेत कई हस्तियों पर कथित रूप से अवैध बैटिंग ऐप को प्रमोट करने का आरोप। लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट शुरू। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी। बुमराह की हुई भारतीय टीम में वापसी। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब इस मामले की सुनवाई 28 जुलाई को होगी। कोर्ट ने इस मामले में क्या क्या कहा, ये बताने के लिए हमारे साथ संवाददाता असीम मनचंदा है। असीम, बताइए क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, क्या डिटेल्स? चुनाव आयोग बिहार में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहा है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में 10 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई थी और पूरी प्रक्रिया को यहां पर चुनौती दी गई थी। कहा गया था कि जो संबंधित दस्तावेज है उनको नहीं लिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पूरे मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कड़े सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो ये पूछा कि क्या आपको इसे रिवीजन करने के आपके पास पावर है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल ये भी पूछा कि आपने आधार कार्ड को उसमें शामिल क्यों नहीं किया। तो उस पर इलेक्शन कमीशन का जवाब था कि जो आधार कार्ड है वो किसी भी तरह से आपके लिए नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी टाइमिंग पर भी सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक चुनाव से पहले आप इस तरह की प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में फिलहाल किसी भी तरह की रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो संवैधानिक इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, उसके काम के ऊपर रोक नहीं लगा सकते। तो जो एसआईआर की प्रक्रिया अभी बिहार में जारी है वो पहले की तरह से जारी रहेगी। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा कि जो एक डॉक्यूमेंट्स हमने 11 दी है वो पूरी सूची नहीं है। आधार और राशन कार्ड को भी हम आगे चल करके इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अब पूरे इस मामले की सुनवाई 28 जुलाई को करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप अपना जवाब 21 जुलाई तक दाखिल कर दीजिए और बाकी सभी पार्टियों से कहा कि आप अपना जवाब आप 28 जुलाई तक रिजॉइंडर जिसको बोलते हैं उसको भी दाखिल कर दीजिए। तो अब ये मामले की सुनवाई 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से होगी और जो प्रोसेस चल रही है वो पहले की तरह जारी रहेगी। शुक्रिया असीम आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। और बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन चलता रहेगा। इधर इस पर सियासत भी चरम पर है। आवाज अड्डा में आज हम इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। बिहार में सर क्या है डर, शाम 7:57 पर जरूर जुड़िए। और इस बीच टीसीएस के नंबर्स आ चुके हैं एज एक्सपेक्टेड, टाइम पर आते हुए दिखाई दिए हैं। जो डिटेल्स अब तक आ रही हैं वो सामने लेकर आते हैं। जो आए हैं मुनाफा जो है वो 12,760 करोड़ रहा है। अनुमान था 12,127 करोड़ का। तो मुनाफे का आंकड़ा एक्सपेक्टेशन से बेटर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ रुपी रेवेन्यू देखेंगे तो वो 63,467 करोड़ पर आते हुए दिखाई दिए हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ कैसी रहेगी, वो आंकड़े अवेटेड है।
ऑल्दो अनुमान यही है कि Q1 में जो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ है वो 1 से 1.5% घटकर आ सकती है, तो वो आंकड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन सोफार अगर आप देखेंगे तो रुपी रेवेन्यू तो एक्सपेक्टेशन से लोअर साइड पर रहा है, ऑल्दो प्रॉफिटेबिलिटी अनुमान से स्लाइटली बेटर साइड पर दिखाई दे रही है। एबिट के नंबर्स आ चुके हैं, 15,514 करोड़ का आंकड़ा कंपनी ने रिपोर्ट किया एबिट का। एबिट मार्जिन 24.5% पर रहे हैं 24.3% के मुकाबले, तो मिले जुले नंबर सोफा दिखाई दे रहे हैं। एबिट मार्जिन्स मोर और लेस ऑन एन एक्सपेक्टेड लाइंस हैं। रेवेन्यू, रुपी रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम आता हुआ दिखाई दिया है। प्रॉफिटेबिलिटी अनुमान से बेटर साइड पर दिखाई दे रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस तरीके के आंकड़े कंपनी पेश करती है कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ के मामले में, वो आंकड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। गौरांग शाह हमारे साथ बने हुए हैं। गौरांग, जो प्राइमा फेसी नंबर्स आए हैं, कैसे रीड करते हैं आप उन्हें? बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली जी, आपका सभी को प्रणाम और शुभ संध्या हमारे तरफ से। और एक अरसे के बाद आपसे बात हो रही, तो जो भी आंकड़े आपके और हमारी समक्ष है, मेरे ख्याल से आय में हल्का सा, बहुत ही मामूली सा जो अनुमान था उससे नीचे, शुद्ध मुनाफे में बेहतर आंकड़े आते हुए नजर आए हैं। और एबिट मार्जिन्स भी अगर आप देखने जाए तो पिछली बार जो था एबिट मार्जिन्स उसी के आसपास है, मामूली सा इजाफा है। और डिविडेंड का ऐलान किया है करीबन 11 रुपए का, जो मैंने अभी पढ़ा था। और मेरे ख्याल से टिप्पणियां बहुत अहम होगी मैनेजमेंट की तरफ से। हम सबको पता है कि आगे बढ़ती हुई टिप्पणी नहीं करते हैं टीसीएस के मैनेजमेंट, और बहुत ही कंजर्वेटिव बातें करते हैं अपने कारोबार को लेकर के। टीसीएस की बात करें तो डिस्क्लोजर देना अनिवार्य होगा कि हमारी रिसर्च टीम की तरफ से खरीदारी की राय है। विश्लेषण मैनेजमेंट का कारोबार को लेकर के हमें और सहायता करेगा आगे का अनुमान लगाने के लिए। एबिट मार्जिन्स गौरांग आप कैसे देखते हैं? एंटिसिपेट किए जा रहे थे, जो हमारी एस्टिमेट से 24.3% के थे और मार्जिन्स 24.5% के आसपास रहे हैं, तो मोर और लेस इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस ही रहे हैं। आपके हिसाब से एबिट मार्जिन्स कैसे देखते हैं आप? मेरे ख्याल से कोई निराशा नहीं है दीपाली, ये अच्छी बात है। और सभी को पता है कि टीसीएस सबसे पहले तिमाही नतीजे लेकर के आते हैं, जिससे दशा और दिशा का अंदाजा लगा सकते हैं हम आईटी क्षेत्र के नतीजों का। लेकिन मझौली क्षेत्र की आईटी कंपनियां हैं, कुछ आईटी क्षेत्र की कंपनियां, वहां पर बेहतर नतीजे आते हैं। तो ये जो एबिट मार्जिन है, मेरे ख्याल से जो पिछली बार था उसी स्तर पर आया है, ये एक सकारात्मक बात है। ओके, तो अभी सीसी रेवेन्यू ग्रोथ कैसी रहती है वो इम्पोर्टेंट रहेगी, लेकिन गौरांग आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सीसी ग्रोथ के नंबर सोफार अभी आए नहीं हैं, प्लस पोस्ट सोफार जो भी नंबर्स आपने रीड किए, क्या रेटिंग रहेगी स्टॉक की? देखिए, जैसे मैंने कहा कि हमारी रिसर्च टीम की तरफ से खरीदारी की राय है। अब छोटी मध्यम अवधि के लिए तो हम सक्षम नहीं है दीपाली टिप्पणी करने के लिए कि कल क्या रुझान होगा टीसीएस के शेयर में, लेकिन लंबी अवधि के लिए बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी रिसर्च टीम की तरफ से खरीदारी की राय रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो इनलाइन नंबर्स आए हैं वहां पर टिप्पणियों को लेकर के भी ज्यादा मेरे ख्याल से उत्सुकता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि टीसीएस के मैनेजमेंट हमेशा कंजर्वेटिव गाइडलाइन देते हैं। थैंक यू गौरांग अपने व्यू देने के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए टीसीएस पर खरीदारी की ही राय है, लेकिन एक बार क्विकली रैप अप कर देते हैं अर्निंग्स को। सो फार जो नंबर्स आए हैं वो मोर और लेस इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस ही दिखाई दे रहे हैं। जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो एक्सपेक्टेशंस स्लाइटली बेटर साइड पर आई है, एबिट मार्जिन स्लाइटली बेटर साइड पर आए हैं एक्सपेक्टेशंस के। सिमिलरली जो रुपी रेवेन्यू है या फिर जो एबिटा ग्रोथ है वो अनुमान से स्लाइटली लोअर साइड पर आते हुए दिखाई दी है, लेकिन बहुत ज्यादा डाइवर्जेंट नहीं है। नंबर्स मोर और लेस सो फार जो भी आए हैं वो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस दिखाई दिए हैं। इंपॉर्टेंट रहेगी Q1 में सीसी रेवेन्यू ग्रोथ, जो कि 1 से 1.5% घटने की आशंका है। अगर इससे थोड़ा भी बेटर नंबर आते हुए दिखाई दे तो ये एक पॉजिटिव सरप्राइज होगा अर्निंग्स में। अट्रीशन रेट 13.3% से बढ़कर 13.8% पर रहा है सिक्वेंशियल बेसिस में। तो जैसे जैसे डिटेल सामने आ रही है मोर क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन सो फार जो नंबर्स आए हैं वो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक आज वॉलेटाइल रहा पूरे दिन और आखिर में फाइनली एक फ्लैट क्लोजिंग स्टॉक की होती हुई दिखाई दी। तो ये रहे फिलहाल टीसीएस के नंबर्स, लेकिन अब मार्केट अपडेट लेकर आते हैं आपके सामने। आज वीकली एक्सपायरी के दिन मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर दिखा। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 346 पॉइंट गिरकर 83,190 पर क्लोज हुआ। निफ्टी 121 पॉइंट गिरकर 25,355 पर। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। बाजार में डिफेंस, बैंकिंग, आईटी स्टॉक्स में बिकवाली रही, तो फार्मा इंडेक्स भी गिरकर बंद हुआ। रियल्टी मेटल्स में हल्की बढ़त आज के कारोबार में देखने को मिली। और चिप बनाने वाली कंपनी की अब बात करें वो है एनवीडिया, जिसका मार्केट कैप $4 ट्रिलियन का हो गया है। एनवीडिया ये जादुई आंकड़ा पार करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। कंपनी के शानदार सफर जानते हैं होरमास फताकिया से।
एनवीडिया ने कल, जैसे आपने कहा, इतिहास तो बनाया है। $4 ट्रिलियन का आंकड़ा, पहली कंपनी बनी है ये आंकड़ा पार करने के लिए। जैसे हम कहते हैं बड़ा है तो बेहतर है, तो एनवीडिया ने इस जो परिभाषा को जो है जस्टिफाई किया है। और अगर हम देखें तो ये सफ़र बहुत तेज़ी से एनवीडिया ने तय किया है, क्योंकि पहला जो $1 ट्रिलियन की मार्केट कैप उसकी हुई थी वो मई 2023 में हुई थी, और उसके लगभग 9 महीने के अंदर अंदर वो डबल होकर 2 ट्रिलियन हुई, और उसी के 4 महीने बाद यानी कि जून 2024 में वो 3 ट्रिलियन हुई। अगर डोनाल्ड ट्रंप और उनके टैरिफ टेंट्रम्स ना होते तो शायद ये चर्चा हम कुछ महीनों पहले ही कर रहे होते, मगर आज हम कर रहे हैं, यानी कि 272 सेशंस के बाद 3 से 4 ट्रिलियन का सफर जो है वो एनवीडिया ने पूरा किया है। अब 4 ट्रिलियन एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, तो अब सोचिए एनवीडिया अगर देश होता तो क्या होता। अगर एनवीडिया की जीडीपी अगर हम देखते तो अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद एनवीडिया दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश बन जाता, और भारत की अर्थव्यवस्था से उसकी जीडीपी थोड़ी सी ज़्यादा होती $4 ट्रिलियन के हिसाब से। अब डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ टेंट्रम्स ने किसी को नहीं छोड़ा था, तो एनवीडिया के शेयर ने भी अप्रैल के महीने में एक 52 वीक लो लगाया था। लेकिन कहानी यह है कि उसकी रिकवरी कैसी हुई है। 7 अप्रैल को जो लो बनाया था एनवीडिया ने, उसके बाद शेयर जो है 88% चला है, और तब जा करके ये मार्केट कैप को जो है $4 ट्रिलियन तक एनवीडिया पहुंचा है। अब अगर आगे की अगर हम बात करें तो एनवीडिया भारत के मार्केट कैप के हिसाब से 73%, भारत का मार्केट कैप लगभग $5.5 ट्रिलियन का है, तो उसके 73% की बराबरी एनवीडिया कर चुका है। 30 HDFC बैंक, 37 TCS और 22 रिलायंस इंडस्ट्रीज के बराबर एनवीडिया की मार्केट कैप अब हो चुकी है। और अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 2013 से अगर हम देखें तो सिर्फ 2 साल ऐसे हुए, 2018 और 2022, जिसमें एनवीडिया ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए, और 15 साल का उसका जो औसत कैगर है वो 70% का है। अगर 2020 से अगर हम देखें तो 4 साल उसमें ऐसे रहे हैं जिसमें एनवीडिया ने 100% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं, और लगभग कुछ सालों में तो 200% से ज़्यादा के भी रिटर्न्स एनवीडिया ने दिखाए हैं। अब कुछ नियर टर्म चैलेंजेस एनवीडिया के लिए है, क्योंकि मैनेजमेंट ने भी कहा है कि चीन की जो मार्केट है वो उनके लिए अभी थोड़ी सी आउट ऑफ रीच हो गई है, क्योंकि एक्सपोर्ट कर्व्स जो लगाए गए हैं, तो इस तिमाही में $8 बिलियन का नुकसान संभव है। पहली तिमाही में भी नुकसान हुआ था, और इस तिमाही के बाद, और 50 बिलियन का चीन का मार्केट है, उनसे थोड़ा सा एक्सेस अभी फिलहाल कटा हुआ है। और तीसरा बड़ा चैलेंज जो है वो रेवेन्यू ग्रोथ में कमी। अब ये कमी की परिभाषा जो है वो उनके अपने ऊंचे स्टैंडर्ड्स की वजह से है, क्योंकि अगर हम कुछ पिछले क्वार्टर्स को अगर हम मैप करके देखें तो पिछले 8 क्वार्टर्स में से 5 ऐसे क्वार्टर है जहां पर एनवीडिया की रेवेन्यू ग्रोथ 100% से ज़्यादा, और कुछ में तो 200% से ज़्यादा की है। मगर इस साइज पर अगर आप 70% की रेवेन्यू ग्रोथ दे रहे हैं तो कोई भी इसे लैपअप करेगा, लेकिन एनवीडिया के स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं कि 70% रेवेन्यू ग्रोथ पर भी बाजार ये सोच रहा है कि वो 100% वाले दिन शायद दोबारा ना आ सके। अब दुनिया तो चढ़ते सूरज को सलाम करती है, तो वॉल स्ट्रीट भी एनवीडिया को सलाम कर रहा है। 68 एनालिस्ट ऐसे हैं जो अभी भी एनवीडिया पर खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए हैं, और एक बिकवाली की राय अभी भी एनवीडिया के स्टॉक पर है। तो ये एनवीडिया का सफर रहा। 4 ट्रिलियन तक का तो बड़ा तेजी से हुआ है, मगर अगला ट्रिलियन जोड़ने की कवायद जारी है। और आगे बढ़ते हैं। 1 अगस्त से सरकार एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लागू करेगी। इसमें पहली नौकरी को 15,000 रुपए का इंसेंटिव सरकार देगी, वहीं नौकरी देने वाली कंपनियों को भी हर नए रोजगार पर इंसेंटिव मिलेगा। स्कीम से जुड़ी सारी बारीकियों पर सेंट्रल पीएफ कमिश्नर रमेश कृष्णमूर्ति से संवाददाता रोहन सिंह ने खास बातचीत की। बिटवीन द पीरियड 1 अगस्त 2025 से लेकर 31 जुलाई 2027 तक के लिए ये करीब 3.5 करोड़ जॉब क्रिएशन के लिए वो कवर होंगे। तो इसमें जो है, इसमें 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट केवल एम्प्लॉय के लिए है। जो पहली बार जो एम्प्लॉय जॉब ज्वाइन करता है उसके लिए एक इंसेंटिव रखा गया है। उसका पहले महीने का जो पीएफ वेज जिसको कहते हैं, बेसिक प्लस डीए, वो इंसेंटिव अप टू 15,000 रुपीज उसको 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे। अगर वो 6 महीने का कंटिन्यूसली एम्प्लॉयर उसको जॉब पे रखता है तो पहला इंस्टॉलमेंट मिलेगा 50%, और फिर दूसरा इंस्टॉलमेंट मिलेगा उसको 12 महीने के बाद, विच विल अगेन बी कि अगर वो 12 महीने तक कंटिन्यूसली वो एम्प्लॉयर के साथ जुड़ा रहेगा तो उसको दूसरा इंस्टॉलमेंट मिलेगा। इस दौरान उसको एक फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स करना है। ये बड़ा सिंपल सा प्रावधान है, और इसमें केवल एक ही रिक्वायरमेंट है कि उसका जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जो ईपीएफओ देता है वो उसको फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू उमंग ऐप में उसको जनरेट करना होगा, और ये एम्प्लॉयर को देगा। एम्प्लॉयर रिटर्न में उसका जो है विवरण
दायर करेगा। लेकिन सर ये बताइए कि इसके लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज की या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखनी पड़ेगी, या कोई भी जो नया फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय है वो इसका बेनिफिट उठा सकता है? स्कीम बड़ा सिंपल है, सरल है एम्प्लॉय के लिए। उसमें कोई एज, जो मिनिमम एज जो है वो तो मिनिमम एज होता है, बट उसके अलावा कोई भी एज का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इट इज ओपन फॉर सारे सेक्टर, सारे एम्प्लॉयज जो पहली बार ईपीएफओ में आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनके लिए अवेलेबल है। एम्प्लॉयर की बात करें, अगर हम जो रोजगार दे रहे हैं तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है? क्या आपको उसमें किसी तरह का एनरोलमेंट रखा जाएगा, कोई खास तरह की प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा? क्या उसके लिए है? ये पार्ट बी ऑफ द प्रोग्राम है। पार्ट बी में एम्प्लॉयर के लिए इंसेंटिव है, क्योंकि वो जॉब क्रिएट कर रहा है। तो इसमें भी सिमिलर प्रावधान है कि वो जो एम्प्लॉयर जो है वो आइदर फर्स्ट टाइमर, पहली बार कोई जॉब में आ रहा है, या रीजॉइनिंग, पहले जॉब छूट भी गया हो लेकिन अभी उसको जॉब दे रहा है। तो अगर ऐसे सिचुएशन में अगर 6 महीने तक सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट, लगातार एम्प्लॉयमेंट कराता है, अपना ईसीआर फाइल करता है, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूट करता है, तो स्लैब रेट के हिसाब से उसको इंसेंटिव मिलेगा। सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर में था। यहाँ रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 4.4 थी। इसकी वजह से दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये झटके दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, हिसार और सोनीपत में भी महसूस हुए। फिलहाल किसी नुकसान की सूचना नहीं है। बता दें, बीते 6 महीने में ये तीसरा भूकंप है। गुरुग्राम में देर रात भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से शहर में कई जगह सड़कों पर पानी भर गया। भारी बारिश के बाद हालात कैसे बद से बदतर हुए, इन 5 तस्वीरों में समझिए कैसे पूरा गुरुग्राम बारिश से बेहाल हो गया। सुबह तक शहर के कई इलाकों में जल भराव रहा और सड़कों पर लंबा ट्रैफिक जैम लग गया। ऑफिस जाने वाले कई लोगों की गाड़ियां पानी में बंद हो गई, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गुरुग्राम की तरफ से लोगों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई। गुरुग्राम में देर रात हुई बारिश के बाद हालात बाढ़ जैसे बन गए हैं। गुरुग्राम के कई सारे इलाके जलमग्न हैं। न सिर्फ रात भर बल्कि अब सुबह के वक्त में अगर आप देखेंगे तो बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पानी जो है काफी ज्यादा भरा हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजीव चौक पर, और यहाँ की जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, आप देखिए किस तरह से जो पानी है वो भरा हुआ है। न सिर्फ सड़क पर बल्कि जो अंडरपास शहर में बनाए गए थे उनकी स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। ये अंडरपास पूरी तरह से पानी का भरा हुआ है। करीब 5 से 6 फीट से भी ज्यादा पानी इस अंडरपास में इस वक्त मौजूद है। यानी कि कोई भी इस अंडरपास का इस्तेमाल अब नहीं कर सकता है। अगर वो करेगा तो वो इस पानी में डूब सकता है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने चीन को उसी की भाषा में सबक दिया है। पीटीआई को दिए गए एक इंटरव्यू में पेमा से पूछा गया कि चीन के साथ भारत के किसी भी राज्य की सीमा नहीं लगती, हमारी सीमा तिब्बत के साथ लगती है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि तिब्बत अब चीन के कब्जे में है। अरुणाचल की सीमा पर चीन ब्रह्मपुत्र पर जो मेगा डैम बन रहा है वो नॉर्थ ईस्ट के लिए एक टिकलिंग वाटर बम की तरह होगा। वो चीन की सेना से भी बड़ा खतरा होगा। वहीं सीमा के सवाल पर पेमा खांडू ने तिब्बत पर चीन के कब्जे को हाईलाइट किया। ठीक है, 1950 में चाइना लोग वहाँ आके तिब्बत को ज़बरदस्ती कब्जा किया, वो बहुत अलग है। सो तो ऑफिशियली यस, तिब्बत अभी चाइना का अंडर में है, दैट कांट बी रूल आउट, बट ओरिजिनली वी शेयर बॉर्डर विद तिब्बत। और अरुणाचल में वी शेयर 3 इंटरनेशनल बाउंड्रीज विद भूटान अप्रोक्सीमेटली 150 किलोमीटर्स, और तिब्बत के साथ में करीबन 1200 किलोमीटर्स, विच इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन द कंट्री। और अब खबर क्रिकेट की दुनिया से। भारत और इंग्लैंड आज से फिर आमने सामने हैं। इस बार मैदान में लॉर्ड्स का है। यहां हो रहा है एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का तीसरा मुकाबला। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इस मैच में जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई तो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर भी 4 साल बाद फिर से टेस्ट खेल रहे हैं। भारत ने लॉर्ड्स के मैदान पर 16 टेस्ट खेले, 3 जीते और 12 गंवाए। इस दौरान 4 मुकाबले ड्रॉ भी रहे। 5 टेस्ट मैचों की मौजूदा सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है। ईडी ने साउथ के अभिनेता विजय देवरकोंडा, राणा दुग्गुबती, प्रकाश राज समेत 29 फिल्म हस्तियों और इन्फ्लुएंसर्स पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। ये सेलिब्रिटीज बेटिंग एप्स के प्रमोशन के लिए जुए से संबंधित मामले में पहले से आरोपी हैं। अब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज कर लिया है। इनमें से ज्यादातर सेलिब्रिटीज ने यह सफाई दी है कि उन्होंने सिर्फ स्किल बेस्ड गेम्स को प्रमोट किया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कानूनी रूप से सही ठहराया है।
विजय देवरकोंडा ने कहा कि उन्होंने सिर्फ स्किल्ड बेस्ड गेम्स कंपनियों के साथ करार किए हैं। राणा दुग्गुबती ने उनके सारे कॉन्ट्रैक्ट 2017 में ही खत्म हो चुके हैं। वहीं प्रकाश राज ने कहा कि 2017 के बाद उन्होंने गेमिंग ऐप से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है। 2021 में गलत तरीके से उनके नाम का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर उन्होंने आपत्ति भी जताई थी। प्रकाश राज ने युवाओं से बैटिंग ऐप से दूर रहने की अपील भी की है।